क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी जिसमें हम किसी चीज़ के एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स देखते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम वही क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। सो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है? जहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर्स बना के किसी को असेस करते हैं। लाइक अगर हम बोले कि ये इंसान 5 फीट का है बट अच्छा है, तो यहाँ पर 5 फीट इसका मतलब है क्वांटिटेटिव, और अगर वो अच्छा है इसका मतलब है क्वालिटेटिव, कि वो कितना अच्छा है और अच्छा कैसे है। ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटेटिव में आती है और इसको मेज़र करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट इसके लिए जो टूल्स है इवैल्यूएशन के, वो ही हमें वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये असेस करता है वो फिनोमेना, उनके क्वालिटी को जिनको हम न्यूमेरिकल यानी कि 1 2 3 ऐसे नंबरिंग में मेज़र नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल ले, हम कोई खाना खा रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इस खाने के अंदर 3 क्वालिटी है, या कोई ड्रेस है उसके अंदर 4 क्वालिटी है। तो ऐसे उसको न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं किया जाता। हाँ, हम ये बोल सकते हैं जो फूड है वो परफेक्ट है, 10 on 10 है, उसको हम रेटिंग दे सकते हैं। एक्सीलेंट है, ड्रेस है, ब्यूटीफुल है, ब्राइट है, ये चीज़ें हम बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें लगता है उस चीज़ को लेके। इसी तरह टीचर जो है वो इवैल्यूएट करता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी उसके तीनों डोमेन जो कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, वो उसके अंदर आ जाती है और उसका ऐसे क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं ये हम देखेंगे। 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, प्रोजेक्शन, सोशियोमेट्री। देखें तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हम किसी को भी ऑब्जर्व करें तो आप इजीली बता सकते हो कि इसकी क्या क्या हैबिट्स है, ये खाना क्या खाता है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन सा खाना खाता है, क्या क्या इसका डेली शेड्यूल है, बहुत सारी चीज़ें हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जैसे अगर किसी बच्चे का किया जाए तो उससे काफ़ी चीज़ें पता चलती है, जैसे उसकी नीड, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसका स्टाइल ऑफ लर्निंग, कि वो किस तरीके से चीज़ों को सीखता है, किस तरीके से वो लर्निंग करता है। बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलती है। तो 2 टाइप्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट जिसको आप वर्ड से ही समझ रहे हो कि यहाँ पार्टिसिपेशन की बात की गई है। इसके अंदर क्या होता है, अगर हमें किसी के बारे में जानना है, किसी को ऑब्जर्व करना है, तो हमें खुद उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर कोई ग्रुप है तो हमें उसका खुद मेंबर बनना पड़ता है एज ए पार्टिसिपेटर। जैसे अगर कोई प्रिंसिपल है, उसको टीचर्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ये टीचर लर्निंग प्रोसेस कैसे चलता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो खुद क्या करता है, इन्वॉल्व हो जाता है टीचर्स के ग्रुप में। जैसे अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें वो इन्वॉल्व रहता है, वो लंच के टाइम पे एक साथ बैठ जाते हैं, तो टीचर जो है वो खुद ग्रुप में, प्रिंसिपल खुद ग्रुप में ऐड होकर उनको ऑब्जर्व करती है। वो ही होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो ये बेसिक एग्जांपल हुआ। सेकंड बात करें नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक डिस्टेंस से, दूर से ही, बिना किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट लिए जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर लेता है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई क्लास टीचर रहा है, पहले कोई क्लास टीचर, तो उसमें क्या होता है, जो क्लास टीचर है वो वैसे आपके साथ सिर्फ एक पीरियड के लिए रहेगा। मेनली जो क्लास टीचर का पीरियड होता है फर्स्ट पीरियड होता है, तो वो सिर्फ एक पीरियड में रहेगा, लेकिन वो ऑब्जर्व आपको करता है। लाइक आपको प्लेग्राउंड में, म्यूजिक रूम में, किसी लैब में आप एक्टिविटी करते हो, तो वो हर जगह आपको ऑब्जर्व करता है, आउटसाइड से देख लेता है कि आपका क्या बिहेवियर रहता है, कितना आप डिसिप्लिन्ड हो, ड्रेस प्रॉपर पहनते हो नहीं, बहुत सारी चीज़ें क्लास टीचर को पता होती है। तो वो कैसे पता होती है? क्योंकि वो एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करता है अपने बच्चों का। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो ऑब्जर्वेशन की मेरिट्स यही है कि एक नेचुरल सेटअप से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और डायरेक्ट और फर्स्ट हैंड होता है ये, क्योंकि हम सीधा किसी को ऑब्जर्व करते हैं और जो हमें दिखा देता है हम एकदम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। और जैसे हम इसमें क्या होता है, पीपल की विलिंगनेस, एबिलिटी, उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते कि कोई कुछ बता रहा है उस पर हमने रिलाई कर लिया। हम खुद पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं और जो हमें क्लियरली दिखता है हम उसी को ही नोट डाउन करते हैं। तो ये इसकी मेरिट्स हुई। डीमेरिट्स की बात करें तो जो है ये ऑब्जर्वेशन के अंदर कभी कभी बायसनेस भी आ सकती है। लाइक ऑब्जर्वर को पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन पता है किसी के बारे में, तो उस अकॉर्डिंग उसका इतने अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि ये ऐसा ही है। तो अगर अच्छी इमेज है तो अच्छी इमेज मान के जो है वो उसको ऑब्जर्वेशन कर देता है, तो ये रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। एक इसके अंदर आता है हाउ थ्रोन इफेक्ट, जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन है उसको पता चल जाए कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अपने जो नेचुरल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनको शो नहीं करेगा, वो एक अलग पर्सनैलिटी में आ सकता है, और आप जो है वो आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत भी हो सकता है। आपको जो वो दिखाना चाहेगा आप वो ही ऑब्जर्व करोगे, वो ही देखोगे। और ये इसमें हम ये भी डिमेरिट मान सकते हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आप एक लंबे प्रोसेस तक किसी को ऑब्जर्व करते हो, फिर जो है आप उसको लिस्ट आउट करते हो, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो ये ऑब्जर्वेशनल क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, एनकोडोटल रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल। पहली बात करें तो हम एनकोडोटल्स रिकॉर्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक इंसिडेंट को आप नरेटिव फॉर्म में यानी कि स्टोरी के फॉर्म में लिखते हो और अपने भी पर्सनल व्यूज़ उसके अंदर आप ऐड करते हो कि आप क्या फील करते हो। तो ये ब्रीफ नरेटिव रिकॉर्ड होता है कोई भी स्पेसिफिक इंसिडेंट का स्टोरी की फॉर्म में या कैसी फॉर्म में। तो इसका एडवांटेज कहे तो ये सिंपल होता है लिखने में, क्योंकि एक स्टोरी के फॉर्म में आपको लिखना है तो आप अपने वर्ड्स में काफ़ी इजीली चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। और इसके लिए जो रिकॉर्डर है उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की भी नीड नहीं है, वो आसानी से चीज़ों को जो वो देखता है रिकॉर्ड डाउन कर सकता है। और ये बहुत सिंपल होता है, नोट्स की फॉर्म में होता है और कोई फॉर्मेट या फॉर्मूला इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। आप जैसे कोई स्टोरी लिख रहे हो उस तरह चीज़ों को आसानी से लिख सकते हो। लिमिटेशंस की बात करें तो ये इंडिविजुअल के इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं, और जो अब आप एक एक पे जो है वो जो लिखोगे, एक एक पे स्टोरी बनाओगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। और जो रिकॉर्डर्स है वो सफ़र करता है फ्रॉम हिज हर परसीव्ड नोशन एंड रेट्स द कंसर्न इंडिविजुअल इन द लाइट ऑफ दोज नोशंस। कभी कभी क्या होता है कि जो इंसान को एकदम दिखाई देता है वो तो उसको स्टोरी फॉर्म में लिख लेता है, वो उसका नरेटिव बन जाता है, बट कभी कभी जो हमारी रियलिटी है वो कुछ और होती है, बट आप उसमें अपने व्यू भी फिर ऐड कर देते हो तो एक इमेज बच्चे की वो ही बन के रह जाती है। सेकंड बात करें चेकलिस्ट की, तो आप अपनी डेली लाइफ में आप भी सोचते होंगे चेकलिस्ट क्या है, तो उसको आप समझ सकते हो लाइक टू डू लिस्ट, ये सब चेकलिस्ट ही जो हम बोल सकते हैं इसको, लाइक जिसके अंदर क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जिसको ऑब्जर्वर देखता है जब वो क्लास को ऑब्जर्व करता है। तो जो कॉल थे उनके अकॉर्डिंग क्या थी चेकलिस्ट, वो बोलते हैं कि एक चेकलिस्ट एक सिंपल डिवाइस होता है दैट कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रिपेयर लिस्ट ऑफ आइटम विच आर प्रिपेयर बाय द टीचर टू बी रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीज। जो स्टडी कराई जाती है उसके दौरान जो जो प्रॉब्लम आती है वो जो है वो टीचर वो उसको नोट डाउन कर लेता है चेकलिस्ट के अंदर, फिर वहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग उनको टिक मार्क करता है कि क्या क्या दिक्कत जो है वो आई है। तो जो चेकलिस्ट है उसके भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, एक तो सिंपल चेकलिस्ट होती है, दूसरी वेटेड चेकलिस्ट होती है, तीसरी फोर्स चॉइस चेकलिस्ट होती है। हम इनको भी देख ले। तो सिंपल चेकलिस्ट में क्या होता है कि जो टीचर है वो इन्फॉर्मेशन को जो वो सेंटेंसेस कुछ लिखता है, लाइक डज द स्टूडेंट कम रेगुलरली टू स्कूल, डज द स्कूल मेंटेन डिसिप्लिन वेल, तो कुछ स्टेटमेंट्स लिखता है और उनके आंसर से येस और नो में देखने होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है जो भी स्टेटमेंट है, जैसे 5 यहाँ पे स्टेटमेंट है, पांचों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। इज द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन स्टडी, और सेम इंपॉर्टेंस मिलेगी इज द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो येस और नो आपको इसके अंदर जो है वो करना होता है। तो ये सिंपल चेकलिस्ट हो जाती है। वेट चेकलिस्ट की बात करें तो उसमें वे जो है वो असाइन किए जाते हैं, जैसे कि और जो एक स्टेटमेंट है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती इसके अंदर, जैसे कि अटेंडेंस को 0.5 मिले तो डिसिप्लिन को कुछ ज़्यादा 1.5 मिले, और सबसे ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटी या करिकुलर एक्टिविटीज़ को मिले हुए। तो यहाँ पे अलग अलग वेइंग होती है, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती सभी को, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ वेट्स असाइन किए जाते हैं। फिर आप रेटिंग देते हो 1 में से 1 से लेकर 5 तक कुछ स्केल पर आप रेटिंग देते हो। लाइक अगर आपने उसको अटेंडेंस में रेटिंग दी 3, तो आप क्या करोगे जो वेट है और जो परफॉर्मेंस रेटिंग है उसको मल्टीप्लाई करोगे, तब तो टोटल जो वेट चेकलिस्ट का टोटल आ जाता है कि इस बच्चे का इसमें इतना जो है वो उसके परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे अगला कॉलम नहीं बनाया गया है, बट होता ऐसे ही है, बस आपको जो ये 2 कॉलम है इनकी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को लिखना होता है, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रेट देना चाहो 1 और 5 में इसके बीच में वो आप दे सकते हो। एक होती है फोर्स चॉइस चेकलिस्ट। फोर्स यानी कि इसमें आप वर्ड से ही समझ जाओगे। इसके अंदर क्या होता है 5 स्टेटमेंट दिए होते हैं ईच स्टेट के और कैरेक्टरिस्टिक्स के। फोर्स्ड मतलब यहाँ पर फिक्स्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप पर्सनल अपना कोई स्टेटमेंट ऐड नहीं कर सकते हो, कुछ फिक्स होते हैं, उन्हीं को लेकर हमें अपनी चॉइस बनानी होती है, उन्हीं को लेकर हमें करना होता है। जिसके अंदर क्या होता है जो 2 स्टेटमेंट होते हैं वो मोस्ट डिस्क्रिप्टिव होते हैं, 2 जो है वो लीस्ट डिस्क्रिप्टिव होते हैं, और 1 जो है वो न्यूट्रल होता है। जो रेटर है वो जो है वो इसके अंदर जैसे आप देखें ऑलवेज रेगुलर, इन्फॉर्म इन एडवांस फॉर अब्सेंस, ये दोनों जो है वो मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट्स हुए। और रिमेन अब्सेंट, नेवर रेगुलर, ये जो हुए डिस्ट्रिक्टिव लीस्ट डिस्ट्रिक्टिव हुए, जहाँ पर आप थोड़ा सा नेगेटिव देखोगे। और जो ऊपर ऑलवेज रेगुलर, इन्फॉर्म इन एडवांस, यहाँ पर आप कुछ थोड़ा पॉजिटिव देखोगे। और लास्ट वाला नाइदर रेगुलर नॉर इरेगुलर, जिसमें आप थोड़ा न्यूट्रल देखोगे। तो ये एक इसके अंदर न्यूट्रल ऐड किया जाता है। मोस्ट लिस्ट की कैटेगरीज होती है, और रेटर को जो है वो क्या होता है बस आपको टिक मार्क करना होता है कि ये मोस्ट में आएगा क्या लिस्ट में आएगा।
यहाँ पर जो है वो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जो भी रेटर है, लाइक जो भी टीचर है, उसका पर्सनल बायस जो इसके अंदर ना आ जाए, वो अपने से कोई अलग कैटेगरी ना बनाए, जो फिक्स्ड कैटेगरी है उसमें ही वो बच्चों को रेट करेगा। तो ये इसके अंदर होता है। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें चेकलिस्ट की, तो चेकलिस्ट में क्या होता है कि हमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है कि हम टेक केयर कर सके स्टूडेंट्स की। लाइक आपको एक एक चीज़ पे अलग से एक एक रिपोर्ट में चेकलिस्ट में यस नो बहुत सारी चीज़ें भरनी होती है, तो हम ज़्यादा इफेक्टिव बन जाते हैं चाइल्ड की, स्टूडेंट की केयर के लिए। और इसके हेल्प से ना अगर आपको कोई रिपीटेटिव टास्क भी कराना है तो आप क्विकली इफिशिएंटली उसको करा सकते हो। कोई टास्क पहले कराया है तो प्रॉपर उसकी लिस्टिंग रहेगी, आप दोबारा उसको आसानी से करा सकते हो। और पेरेंट्स और अदर्स मेंबर के साथ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ना, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा जो है वो काफ़ी अच्छी थिंग होगी कि आप आसानी से इसके थ्रू शेयर कर सकते हो। तो चेकलिस्ट जो है वो हमें मोटिवेट भी करती है एक्शन लेने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और ये एक डिस्क्रिप्टिव टेक्निक होती है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं इवैल्यूएशन के लिए। काफ़ी कॉन्क्रीट में हम इसको इवैल्यूएट इसमें चीज़ों को कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर और आगे तक आसानी से इसमें इवैल्यूएशन हो जाता है। डीमेरिट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट ए स्टूडेंट वो इसके अंदर नहीं आ पाती, और टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है, क्योंकि आपको हर चीज़ की लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो ये काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंसान जो है वो ऐसे नहीं कि ऐसे ही वो रेट कर दिया, उसके लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आसानी से समझ नहीं आती, तो उसके लिए ट्रेंड रेटर्स की भी ज़रूरत होती है। टीचर है उन्हें भी ट्रेंड करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से रेट कर पाएंगे बच्चों को। तो ये भी इसकी डीमेरिट हुई। और ये डिफ़िकल्ट होती है इसको असेंबल करना, एनालाइज करना, बहुत सारे स्टेटमेंट का वेट करना और परफॉर्मेंस है उसको भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट बात करें रेटिंग स्किल्स की, तो ये इसको अगर डेल एग्जांपल से समझे, जैसे आप कभी जोमेटो से आपने खाना मंगाया या फिर अमेज़ोन से कोई बुक ऑर्डर की, कुछ भी किया, तो वहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि आप रेट कीजिए ऐप को, 5 में से कितने स्टार देना पसंद करेंगे। या फिर आपने कहीं खाना खाया तो वो जो आप रेट करते हो, स्टार देते हो 4 आउट ऑफ 5, या मूवी रिव्यू भी आप देखो वहाँ पर भी रेटिंग दी जाती है मूवी को। रिव्यू के एंड में जो भी रिव्यूअर होता है वो रेटिंग देता है मूवी को कि इस मूवी को मैं 5 आउट ऑफ 3 स्टार दूंगा, 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा अगर मूवी अच्छी है, तो वो रेटिंग हो जाती है। ये बेसिक होता है। ये 1 to 10 एक स्केल के अंदर जो है वो यहाँ पे रेटिंग की जाती है, लाइक एक्सीलेंट टू पुअर, 1 को पुअर और 10 को एक्सीलेंट मानते हुए। और जो चेकलिस्ट है उसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इसको लाया गया था, ताकि ये जो है वो सिर्फ बिहेवियर, ट्रेड, परफॉर्मेंस कोई नहीं, बल्कि उसकी प्रेजेंस, अब्सेंस और ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या कर रही है, उन सब चीज़ों को जो है वो दिखा देता है रेटिंग स्केल। तो इसके भी टाइप होते हैं, फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, लाइक ग्राफिक्स रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, पिक्टोरियल रेटिंग स्केल, लिकर्ट रेटिंग स्केल। तो हम देखते हैं ग्राफिकल रेटिंग स्केल। इसके अंदर एक ग्राफ टाइप बना दिया जाता है और अलग अलग कॉलम होते हैं, लाइक अटेंडेंस, बिहेवियर टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट, सिंसियरिटी, ये सब। तो आपको कुछ कैटेगरी के अंदर जो है वो रेट देना होता है, लाइक पुअर, फेयरली पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फेयरली गुड, ये सब काफ़ी उसमें अंदर जो है वो कैटेगरीज होती है। तो आपको सिंपल टिक करना होता है कि वो अगर अटेंडेंस में कितना है, फेयरली गुड है तो फेयरली गुड, गुड है गुड, एक्सीलेंट है अगर पूरी फुल अटेंडेंस है 100% तो आप एक्सीलेंट में लगा सकते हो। तो ये होता है ग्राफिक्स रेटिंग स्केल। एक होता है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिसके अंदर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट, उसके अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट है उसके थ्रू आप सिंपली उसको मार्क्स में दे देते हो। लाइक अगर 0 दिया तो वेरी पुअर है, 1-3 के बीच में पुअर है, 4 to 6 एवरेज है, 7 to 9 गुड है, और 10 अगर आपने दिया इट मीन्स एक्सीलेंट, दैट चाइल्ड इज एक्सीलेंट इन दैट फील्ड। तो ये न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल हो जाता है। पिक्टोरियल रेटिंग स्केल, इसमें पिक्चर्स ऐड की जाती है जिनके थ्रू हम रेटिंग करते हैं। कुछ सीक्वेंस में पिक्चर होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, लाइक आप यहाँ पे इमोजी देखिए, जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर चैट्स में इमोजी भेजते हो तो ऐसे कुछ इमोजीज यहाँ पर दिखाए गए हैं। लाइक बैड के लिए थोड़ा बुरा सा, राइट वाली पिक्चर के अंदर आप देखिए, फिर नॉट गुड, गुड, वेरी गुड। तो ये कुछ स्केल होते हैं, इनके थ्रू टीचर जो है वो असाइन कर देता है बच्चों को। एक और टाइप का पिक्टोरियल रेटिंग स्केल है, लाइक पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर्स ऐड की जाए। तो इसके अंदर क्या है कि ये रेटिंग स्केल में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये बतानी है मुझे कि इसमें पिक्चर कैसे भी कहीं पर भी अप्लाई हो सकते हैं। लाइक इसके अंदर 0 है बट फिर भी स्माइली वाली पिक्चर है, आप लेफ्ट वाली पिक्चर को देखिए, यहाँ पर स्माइली वाला इमोजी बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन डाउट वाला है। बट यहाँ पर क्या है कि हम किसी नेगेटिव चीज़ को जो है वो मेज़र कर रहे हैं, लाइक नो पेन, इसमें कोई पेन नहीं है तो स्माइली है। अगर कोई पेन नहीं है और उसमें वो 0 है कि उसे कोई पेन ही नहीं है, 0 है, मतलब वो हैप्पी है, तो स्माइली वाला इमोजी। मिड पेन है, वो कम स्माइल कर रहा है, 2 मिल गया। तो ये कैसे भी पिक्चर कहीं पे भी 0 पर भी स्माइली वाली पिक्चर आ सकती है, सिर्फ आपको देखना है कि उनको कोऑर्डिनेट कैसे किया गया है। ज़रूरी नहीं कि अगर कुछ अच्छा ही है तभी स्माइली वाली पिक्चर आएगी।
एक्सीलेंट पे ही आएगी या 10 on 10 पे ही आएगी, तो ये भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। नेक्स्ट देखें तो लिकर्ट रेटिंग स्केल। जो लिकर्ट होता है, लिकर्ट रेटिंग स्केल होता है, इसके अंदर इसको ना रेंसिस लिकर्ट ने जो है वो बनाया था, और ये एक तरह का टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर होता है जो उसमें काफ़ी कुछ नंबर्स असाइन होते हैं, उनके थ्रू आपको चीज़ों को देखना होता है। Rickert scale is a 5 or 7 point scale which is used to allow individual to express how much they agree or disagree with a particular statement like I like stock market। तो आप यहाँ पे देखिए इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री करते हो या न्यूट्रल रहते हो, डिसएग्री करते हो, या फिर उसमें भी आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं, आपको उनको ऐड करना होता है। इसके अंदर क्या होता है, वेरी नेगेटिव टू वेरी पॉजिटिव चीज़ें वेरी करती है, तो आप इसके अंदर इन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। ये चीज़ें भी अलग इसके अंदर ऐड होती है और आपको उन हिसाब से यहाँ पे रेटिंग देनी होती है। ये होता है लिकर्ट रेटिंग स्केल। मेरिट्स और डीमेरिट्स देखें रेटिंग स्केल की, तो रेटिंग स्केल की मेरिट्स यही होती है कि हम आसानी से इसको इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सीधा आपको रेटिंग देनी होती है, और जज भी आप आसानी से कर सकते हो। और एक स्टैंडर्ड स्केल इसके अंदर होता है, तो आसानी से जज भी हो जाता है, कोई बाइसनेस नहीं होती, और कोई ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको रेटिंग देनी है, आप अकॉर्डिंग दे सकते हो। और इसमें आप आसानी से दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपेयर भी कर सकते हो। कंपैरिजन इसके अंदर आसानी से हो सकता है, जिसको ज़्यादा रेटिंग मिली इट मीन्स वो अच्छा है उस चीज़ में, जिसको कम है वो अच्छा नहीं है, तो रेटिंग भी आसानी से हो सकती है। डीमेरिट्स की बात करें तो इसकी रिलायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, और ये एजुकेशन कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा यूज होता है। आपने देखा भी होगा एजुकेशन सेक्टर में ना इसको कम यूज़ किया जाता है, और कभी कभी ना इंडिविजुअल की बहुत सारी एस्पेक्ट्स होती है, तो उसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है रेटिंग को फिक्स करना। और इसके अंदर ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो हम रेस्पोंडेंट जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते अपने इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, इमोशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, तो ये भी इसकी डिमेरिट हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करें हम इंट्रोस्पेक्शन की, कि इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, तो इसको विलियम हुंट ने दिया था। इंट्रो मीन्स इंटरनल, इंस्पेक्शन मीन्स देखना, तो हम आंतरिक रूप से इंटरनल जो वे है उससे अपने आप को कैसे देखते हैं, वो ही होता है इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर देखना, अपने ही ओन थॉट्स, फीलिंग, मोटिव्स को हम खुद एग्जामाइन करें, वो ही होता है इंट्रोस्पेक्शन। कि इससे क्या होता है, हमें सेल्फ अवेयरनेस आती है हमारी अंदर, और हम अपने ही इंटरनल थॉट्स, फीलिंग उन्हीं को एग्जामाइन करते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल व्यू हो जाता है। हम अपनी ओन कॉन्शियस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, ये सब उसके अंदर एग्जामिनेशन कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन के अंदर। तो इसके अंदर आप देखें तो इंट्रोस्पेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, लाइक अगर कोई डायरी राइटिंग के थ्रू बहुत अच्छा इंट्रोस्पेक्शन होगा, वो अपनी डायरी में अपने पॉजिटिव, नेगेटिव, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकता है, तो अपने ओन चीज़ों को एग्जामाइन भी कर सकता है उन चीज़ों को पढ़ के। तो डायरी है जर्नल राइटिंग है, शॉर्ट एनालिसिस है, शॉर्ट यानी कि एस फॉर वीकनेस, एस फॉर स्टैंड, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। ये शॉर्ट एनालिसिस आप इंट्रो में भी ऐड करते हो, कभी कभी इंटरव्यूज़ में भी आपने सुना होगा शॉर्ट एनालिसिस वो आपको बोलने को बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन के अंदर आती हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें इंट्रोस्पेक्शन की, तो ये हम खुद से करते हैं। एक तो इसकी मेरिट हुई, आसानी से हम अपने बारे में चीज़ों को लिख सकते हैं, और हमें कोई स्पेसिफिक प्लेस या लैब या कोई टूल की भी नीड नहीं है, हम आसानी से, हमें अपने बारे में लिखना है, कोई एक्सपेंसिवनेस नहीं है, आसानी से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। सिंपल है बहुत ज़्यादा, लर्न करने में भी, एम्प्लॉय करने में भी, और ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, एनी टाइम एवरीवेयर, कहीं भी यूज़ हो सकता है। और इसके थ्रू ना एक पर्सन अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में जान जाता है। डीमेरिट्स की बात करें तो इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि कोई अपने बारे में कैसे भी व्यू लिख सकता है, पता नहीं वो अपने बारे में जो लिख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग सही, वो उसके अकॉर्डिंग सही हो सकता है, बाकी अकॉर्डिंग सही ना हो, इसलिए इसको नॉट रिलायबल, नॉट वैलिड बोला जाता है। और जो डाटा इससे कलेक्ट करते हैं वो भी वेरीफाइड नहीं होता, क्योंकि एक मेंटल स्टेट होती है, जो इंसान लिख रहा है अपने बारे में उसकी अलग मेंटल स्टेट होगी, जो उसको पढ़ेगा उसकी अलग मेंटल स्टेट होगी। और इसमें ना जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, पर्सनल होता है, और वो बायसनेस उसके अंदर आ सकती है, तो इसकी डिमेरिट्स हुई। नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट मेथड है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन टेक्निक जो है वो किसी की भी पर्सनैलिटी ट्रेट को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है, कि हम किसी और की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कैसे चेक करें। तो ये साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। लाइक आप एग्जाम्पल है, आपको एक अच्छा टीचर बनना है, बट आपको पता भी है अच्छा टीचर बनने क्या क्या क्वालिटी है, बट फिर भी वो चीज़ें, वो बिहेवियर आपके अंदर नहीं आ पाता है। तो इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, कुछ अनक्लियर ऑब्जेक्ट सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट की जाती है
और आपको उन चीज़ों को देखकर आपके अंदर क्या क्या रेस्पॉन्स आते हैं, क्या क्या इमोशंस आते हैं, आपके इंटरनल इमोशंस, हिडन इमोशंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाकर चेक की जाती है। इस टेस्ट से हम आइडिया लगाते हैं कि जो रेस्पोंडेंट है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इसके अंदर आप देखें तो प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसके अंदर कुछ टाइप है, लाइक 5 टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं। एसोसिएटिव टेक्निक आती है, कंप्लीशन टेक्निक आती है, कंस्ट्रक्टिव टेक्निक आती है, चॉइस ऑर्डरिंग टेक्निक आती है, एक्सप्रेसिव टेक्निक आती है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट की टाइप देखें तो एसोसिएट मतलब हम किसी और चीज़ को इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है, अ पार्टिकुलर स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड टू द रेस्पोंडेंट एंड ही शी आस्क्ड टू गिव द अपरमोस्ट थिंग इन हिज माइंड दैट अकर्स आफ्टर सीइंग द स्टिमुलस। रिसर्च टेक्निक और इनकब्लो टेस्ट इज वेल नोन अबाउट दिस कैटेगरी। इसी के अंदर जो है वो देखा जाता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि आपको ना कोई भी वर्ड, लाइक मैं आपको कोई वर्ड दूँ समोसा, तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। लाइक कोई बोलेगा काफ़ी सोल्टी होता है, कोई बोलेगा टेस्टी होता है, कोई बोलेगा कि ये मीठा क्यों नहीं होता, कोई बोलेगा ओबेसिटी, किसी के मन में डायरेक्ट ओबेसिटी आई, लाइक उसको उसके मन में कहीं ना कहीं होता है कि अगर मैं समोसा खाऊंगा मोटा हो जाऊंगा, उसके माइंड स्टेट क्या है। तो इसी तरह ये चीज़ होती है। और जो रोसा, जो स्विस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये मेथड डेवलप किया था, उन्होंने जो रोसा थी कि जो इंक और पेपर पर इंक से डॉट बना के कोई इमेज बनाई, काफ़ी सारा डॉट्स बनाए, तो किसी को दिखाया कि आपको क्या इमेज दिख रही है। उससे पता चलता था कि उनका क्या व्यू है चीज़ को लेके, कि वो इसको देखने के बाद उन्हें क्या लगता है, इमेज में उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, उससे उनकी पर्सनैलिटी को आसानी से जज किया जा सकता है। तो ये आता है इस एसोसिएटिव टेक्निक्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें कंप्लीशन टेक्निक्स। इस कैटेगरी में क्या होता है कि कोई सेंटेंस दिया जाता है कि आप इसको कंप्लीट करो। लाइक मैं आपको सेंटेंस दूँ, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ, तो कोई बोलेंगे जॉय, कोई बोलेंगे सैडनेस, कोई बोल देगा अनसर्टेनिटी। तो सबके अपने अपने व्यू होते हैं। इससे हम इजीली पीपल की पर्सनैलिटी को जज कर पाते हैं। लाइक जो वो बोलता है इट मीन्स वो उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है अपने आप को, उसको ये चीज़ें लगती है इसलिए वो बोल रहा है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, हाफ सेंटेंस दे दिए जाते हैं, आपको उसको कंप्लीट करना होता है। इससे साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। अब बात करें कंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स की। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ना कुछ पिक्चर दिखाई, जैसे इसके अंदर आपको कुछ क्रिएट करना होता है, ड्राइंग्स, स्कल्पचर या स्टोरीज, ये सारी चीज़ आपको क्लियर करनी होती है, बनानी होती है। लाइक आपको एग्जांपल दूँ, एसएसबी का इंटरव्यू होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक चीज़ दे दी जाएगी, लाइक नहीं, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, ड्राइंग्स दिखाई जाएंगी, तो आपको वो थोड़ी अनक्लियर होगी, सीन भी अनक्लियर होंगे, थोड़े ब्लर होंगे, बट आपको उनको देखकर एक स्टोरी फॉर्म करनी होती है। तो इससे क्या पता चलता है उस कि आप, जैसे थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टीईटी के अंदर भी ये सारी चीज़ें आती है कि आपके अंदर, आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, पिक्चर को देखकर आपका क्या तुरंत रेस्पॉन्स आता है, आप कैसी स्टोरी फॉर्म करते हो, उस आउटकम से आपको असेस किया जाता है। नेक्स्ट है चॉइस ऑर्डरिंग टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, रेस्पोंडेंट्स को चूज करना होता है फ्रॉम नंबर ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस, लाइक द रेस्पोंडेंट मे बी आस्क्ड टू चूज फ्रॉम द मिंगल्ड पिक्चर ऑफ 2 कैटेगरीज। काफ़ी सारी पिक्चर जो है वो इसके अंदर दिखाई जाती है। लाइक आपको काफ़ी सारी पिक्चर दिखाई गई, तो आप जो है वो उसको कैसे देख रहे हो, कौन सी चीज़ को, आपका व्यू क्या, व्यू पॉइंट क्या है, कौन सी आप पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो उससे आपकी वहाँ पे पर्सनालिटी को जज कर लिया जाता है। इसमें अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ, लाइक एक पर्सन है, रेस्पोंडेंट है, वो किसी बेगर को देख रहा है, तो उसके अंदर ना क्या क्या चीज़ें आएंगी। लाइक वो सोचेगा, कोई सोचेगा कि यार मैं इसकी हेल्प कर दूँ, इसे पैसा दे दूँ, तो इससे इसका फ़ायदा होगा। दूसरा इंसान क्या सोचेगा कि यार ये तो बहरूपिया है, ये फ्रॉड भी कर सकता है। तो तीसरा इंसान सोचेगा कि मैं इसको ट्रेन कर दूँ, इसको कुछ स्किल दे दूँ, या फिर मैं लोगों को बोलूँ कि इसको ट्रेन करे, इसको स्किल दे, ताकि ये खुद से पैसे कमाए। चौथा इंसान बोल सकता है कि मैं इसको फूड्स, क्लोथ्स डोनेट कर दूँ ताकि ये मुझे ब्लेसिंग्स दे। तो इसके अंदर पर्सनैलिटी अलग अलग आई, सिचुएशन एक ही है, उन्होंने सिर्फ बेगर को ही देखा है। लाइक जो पहले वाला बोल रहा था कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ, तो उसमें पीटीएसनेस उसकी पर्सनैलिटी में आई। दूसरा बहरूपिया बोल रहा था, उसको तो हो सकता है उसके पास में बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हो ऐसी चीज़ों को लेकर, किसी बेगर को लेकर, तो उसकी उस हिसाब से पर्सनैलिटी जज की जाती है। जो तीसरा इंसान है वो बोल रहा है कि इसको स्किल देनी चाहिए, तो आई थिंक वो सोचता है कि कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं सब कोई के पास इतनी तो स्किल हो, खुद से अपने पैसे कमाए।
उन्हें भीख ना मांगनी पड़े, बेगिंग ना करनी पड़े। चौथा इंसान है जो फूड क्लॉथ डोनेट करने की बात कर रहा है, तो आई थिंक वो सोचता है कि अगर मैं इसको ये सब दूंगा वो मुझे ब्लेसिंग्स देगा, दुआएं देगा, तो वो रिलीजियस है थोड़ा। तो इससे हम इसमें इसी तरह अलग अलग एक ही सिचुएशन में पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। एक्सप्रेसिव टेक्निक में क्या होता है कि रेस्पोंडेंट को कुछ स्टिमुलस दिया जाता है आस्क टू क्लैरिफाई इट थ्रू रोल प्ले, डांस, ड्रॉ, पेंट, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और सिचुएशन। कोई भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो क्या रिस्पॉन्स करता है, उससे एक्सप्रेसिव टेक्निक क्या वो एक्सप्रेस करता है। कोई रोल प्ले करता है, डांस करता है, ड्रॉ करता है, टास्क को परफॉर्म करता है कॉन्सेप्ट सिचुएशन में, उससे उसकी जो है वो उस स्टिमुलस को देखकर जो भी वो एक्सप्रेस करता है उससे उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें प्रोजेक्शन की, तो मेरिट्स तो यही हुई कि वो इनर फीलिंग्स बताता है रेस्पोंडेंट कि हम आसानी से किसी की इनर फीलिंग्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और पर्सनल के मोड ऑफ परसेप्शन को भी रिवील करता है कि इसका किस चीज़ को लेकर क्या परसेप्शन है, उसकी पर्सनालिटी को असेस किया जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आसानी से बनाई जा सकती है, क्योंकि जब हम उसके बारे में जानेंगे तो ईजी रहेगा हमारे लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर्म करना। डीमेरिट्स की बात करें तो ज़्यादा ये स्टैंडर्डाइज भी नहीं है और ये एक इंडिविजुअल पर अप्लाई करे तो वैलिड नहीं है कि अदर्स पर भी सेम ही हो। ट्रांसपेरेंट कभी कभी नहीं होता और सब्जेक्टिविटी का स्कोप है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है। हम किसी को अलग अलग सिचुएशन देंगे तो उनके लिए चीज़ों को अरेंज करना तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो भी जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आता है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव पिक्चर है सोशल रिलेशनशिप का क्लासरूम के अंदर। जो सोशियोमेट्री है वो लैटिन वर्ड सोशियस से आया जिसका मतलब है कैंपेनियन और मेट्रम जिसका मतलब है मीज़र। कैंपेनियन इन सबको मीज़र करना। तो इसके अंदर एक सोशियोग्राम होता है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, लाइक यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो। इसके अंदर कुछ मेल्स दिखाए जाएंगे, कुछ फीमेल्स, बहुत सारे ग्रुप के मेंबर अलग अलग जगह पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम ना जैसे इसके अंदर देखा एक सोशियोग्राम यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए जो सी यहाँ पे देखा जाता है कि लोग जो है वो लोगों की क्या क्या पर्सनैलिटी, क्या क्या चॉइसेस है। लाइक यहाँ पे जैसे सी है, सी ने एच को चूज़ किया है, एच ने भी सी को चूज़ किया है, तो इस तरह क्या क्या चूज़ किया है। लेकिन आप यहाँ पे बी को देखिए, उसने सी और एच को चूज़ किया है बट बी को किसी ने चूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ अलग है। तो इससे पता चलता है वो थोड़ा लोनलीनेस में रहता है और उसको किसी ने चूज़ नहीं किया है। बट आप ई को देखें तो उसको काफ़ी लोगों ने चूज़ किया है और इससे एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो सकता है और एक सर्कल भी बन जाता है कभी कभी। तो ये ज़्यादा लोग, जितने लोग उसको आसानी से समझ पाए तो उन्होंने उसको ई को जो है वो सिलेक्ट किया है। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो जाते हैं। लाइक बी का पर्सनैलिटी वो थोड़ा लोनली रहता है, अलग रहता है। ई थोड़ा सा सबके साथ घुल मिल कर रहता है, तो उसको ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया। तो ये जो है वो लोगों की पर्सनैलिटी को जानने में हेल्पफुल होता है। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो सिंपल इकोनॉमिक है, मेरिट हुई उसकी बेनिफिशियल भी है, सोशल स्किल को इम्प्रूव करता है, फॉरवर्ड रिलेशनशिप को कैरी करता है। डीमेरिट्स की बात करें तो लिमिटेड यूज़ है, क्योंकि हम अगर क्लास के अंदर कराएं तो ये काफ़ी क्लमजी सा हो जाएगा, क्योंकि इतने बच्चों के साथ आप कैसे इतना सिलेक्शन करेंगे। लार्ज ग्रुप में भी यूज़फुल नहीं होगा, रिलायबिलिटी वैलिडिटी भी इसके अंदर कम होगी और रियल रिलेशनशिप्स भी कभी निकल कर नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को लगेगा इसने मुझे चूज़ किया है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। किसी भी बेस पर वो उसको कर सकता है। और इसके अंदर क्या होता है कि वो कभी कभी हम चूज़ कर लेते हैं, हमें रेशनैलिटी नहीं होती कि आप बता पाएँ कि आपने इसको क्यों चूज़ किया है, इसको चूज़ क्यों नहीं किया है। बस आपको सीधा इसके अंदर चूज़ करना होता है। तो रेशनैलिटी लैक होती है, लैक ऑफ रेशनैलिटी होती है इसके अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।